नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से बताई जा रही है। लखनऊ से 25 अप्रैल यानी आज को 3 लोकसभा में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 11:15 बजे कोठी मीना बाजार आगरा में पीएम पहली जनसभा को उत्तर प्रदेश में संबोधित करेंगे। आज के दूसरी जनसभा दोपहर 2:45 बजे सैनिक पड़ाव बरेली में होगी पीएम मोदी की, जबकि शाम 4:30 बजे मोदी मैदान शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश करेंगे। कल उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव है और पीएम मोदी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 25 अप्रैल को 3 लोकसभा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। सबसे पहले आगरा, फिर बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक साथ ताबड़तोड़ 3 रैलियां उत्तर प्रदेश में करेंगे। आगरा, बरेली में तीसरे चरण में चुनाव है। 7 मई को यहाँ पर मतदान होगा। आगरा में 1:45 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बरेली में सैनिक पड़ाव में 2:45 बजे पीएम मोदी की जनसभा होनी है और शाम 4:30 बजे मैदान शाहजहांपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। एक दिन में पीएम की 3-4 सभाएं देखने को मिल रही हैं और आज उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली और शाहजहां में पीएम मोदी एक-एक करके जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आगरा में पीएम मोदी 1:45 बजे जनसभा मीना बाजार में संबोधित करेंगे। जनसभा को 2:45 बजे सैनिक पड़ाव बरेली में पीएम की जनसभा होनी है। और बात करें शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में शाम 4:30 बजे जो है वो पीएम मोदी की तरफ से जनसभा की जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। कलेक्ट्रेट में बनाए गए केंद्र पर 4 सेट में नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। 10 से 11 बजे के बीच में नामांकन कर सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव के साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहेंगे। ये भी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कन्नौज सीट जो है वो लगातार 1999 से 2019 तक ये जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के हाथ में रही है, लेकिन 2019 में डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हाथों हार मिली थी और इससे पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया गया था। उनकी तरफ से नामांकन भी दाखिल किया गया था, लेकिन जनता के मूड को भांपते हुए तेज प्रताप यादव का नाम हटाकर अब अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं वो यहाँ से आवेदन कर रहे हैं। आज वो नामांकन भर सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इससे पहले 2002 से 2012 तक उत्तर प्रदेश के सीएम बनने से पहले 3 बार ये यहाँ से सांसद बनकर लोकसभा जा चुके हैं। इत्र नगरी में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। और यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अब जो साख है जो वो दांव पर लगती नजर आ रही है, क्योंकि मुकाबला कांटे के टक्कर का देखने को मिलेगा। खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ से नामांकन भर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक यहाँ से नामांकन भर चुके हैं। तो अब ये हॉट सीट कन्नौज की मानी जा रही है। इसके पहले तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ मैदान में उतारा गया था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए इस सीट से खुद अखिलेश यादव पर्चा भर रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हापुड़ से बहुजन समाजवादी पार्टी के देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया। अब देवव्रत त्यागी से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में जिस व्यक्ति की आवाज है वो बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की है, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि बसपा का टिकट लेना उनकी सबसे बड़ी गलती है। हालांकि इस वीडियो पर अब बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की सफाई आई है। देवव्रत त्यागी ने कहा है कि
ऑडियो फर्जी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमेशा पार्टी के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। ये रैली हुई है और ये रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली है। आज तक इतनी अच्छी रैली कभी नहीं हुई है। इतना अपार जनसमूह था, सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा था। जहां तक दूर दूर तक देखो, जनता का इतना जोश कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहन जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है और ये रैली अभूतपूर्व रैली है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आगे आने वाले 26 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें आपसे सहयोग और आपके प्यार का अभिलाषी हूं। भाइयों, आप सबका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है और हम लोग बहुत अच्छी लीड देंगे, बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। इसीलिए विपक्ष वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले वो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के भ्रष्टाचारी पंजे को हटाने के लिए आशीर्वाद मांगने आए थे। उन्होंने उनकी बात को मान रखा, इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरगुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहे हैं। सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब वो विकसित भारत कहते हैं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल बिगड़ जाएगा। कुछ महीने पहले मैंने आपसे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपने मेरी बात का मान रखा और इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। और आज देखिए, आप सबके आशीर्वाद से सरगुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहा है। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया।
आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं, तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। नितिन गडकरी भाषण देते समय अचानक मंच पर गिर पड़े। मंच पर मौजूदा भाजपा कार्यकर्ता तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी यवतमाल के पुसद में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां पर तबियत ठीक होने के बाद नितिन गडकरी ने एक्स पर अपनी सेहत को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वस्थ हूं और अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरुड के लिए निकल रहा हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मंशा अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ा जाति के अधिकारियों पर डकैती डालना है। इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं और जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जातीय जनगणना के आधार पर वे समाज को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता प्राप्त करने की रही है। वे देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को, पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे, और फिर उसके बाद
उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा वहीं कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब नॉमिनेशन होगा तब पता चलेगा। उन्होंने कहा कि सवाल कन्नौज की ऐतिहासिक जीत का है। जनता ने मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन भविष्य बनकर आ रही है। बीजेपी इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। संविधान बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे। भाजपा के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता इस बार बदल देगी। तो आपको पता लग जाएगा कौन है यार, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच देश को टुकड़ों में देखने की है। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे आपकी मौत के बाद वसूली टैक्स यानी वंशानुक्रम टैक्स लगाने का सोच रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बताता है कि वे आपके गहने संपत्ति आदि जांचेंगे और देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनका वोट बैंक है। वही अनुराग ठाकुर ने सैम पित्रोदा पर भी तंज कसते हुए कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी और उनके पिता के मार्गदर्शक है, मित्र और दार्शनिक रहे हैं। वो इनके पिताजी के समय से हैं। जो सैम पित्रोदा सोचते हैं वो कांग्रेस करके दिखाती है। इसलिए ये देश के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की, और दूसरा खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। तो आपने क्यों मेहनत करनी है देशवासियों? अगर आपकी मेहनत की कमाई का लाभ आपको और आपके परिवार को और आपके देश के विकास को नहीं मिलेगा, तो क्या राहुल गांधी देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेताओं का एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम मोदी का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी ये भाषा है तो मैं उनको क्या बोलूं, इसलिए वे चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि वो बस इतना ही कहेंगे कि इस तरीके की शर्मिंदगी भरी बातें ना करें, इनकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। भाषा है तो मैं क्या बोलूं उनको, इसलिए हार गए। महादेव ऐप कराने वाले, भ्रष्टाचार कराने वाले, तो किसका क्या, ये मैं इतना ही कहूंगा, कृपया कर करके इस तरह की
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के अलपुझा में कहा कि सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केरल के किसान और मछुआरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि केरल के कोने कोने से यहाँ की संस्कृति और विरासत दोनों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। എല്ലാ സർവേകളും പറയുന്നു ഈ കേരളം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് മുന്നേറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നു। केरल के किसान और केरल के मछुआरा भाई भी नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। കേരളത്തിലെ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യപ്രവർത്തകരും നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം മുന്നേറുവാൻ തയ്യാറാണ്। भाई और बहनों, केरल के कोने कोने से केरल की संस्कृति और केरल की विरासत दोनों के संरक्षण के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।